मिट्टी में डालोगे वहाँ कीड़े आएंगे, वहाँ कीड़े आएंगे। तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखो। गर्मी का मौसम है, गेहूँ को चने को अपना सुखा के तब टंकियों में वहाँ उसको सुखा लो, तो धूप लगा लो, हाँ धूप लगा लो उसको अच्छे ढंग से, तब अपने बोरियों में भरकर, बोरियों को चाहो तो जहाँ भूसा आपने रखा हुआ ना भूसे में दबा दो, फिर कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि नमी नहीं होती। नमी में कीड़ा, जब भी नमी बनेगी तभी 10% नमी हुई, 7-8% कीड़ा तब अंडे आ जाए। तो बात बड़ी गौर से सुनी, और मैं आखिर में यही रिक्वेस्ट करूँगा, भाई नीम के बारे में चर्चा बनी रहनी चाहिए। हाँ बस हाँ, मतलब ये, हाँ वही तो, कुछ खर्चा नहीं है। और हाँ जी, और सरकार को भी कहीं मौका मिले कि जी हमें नीम के निम्बोली दे दो कि हमें नहीं, उनसे को कि आप जो है सरकार सब्सिडी देती है इंसेक्टिसाइड पे सब्सिडी हमारी कम कर दो, हमें निम्बोली दे दो, निम्बोली पे सब्सिडी दे दो, निम्बोली दे दो हमें। निम्बोली को आप सीधे खेत में डालो, खाद का भी काम। तो ऐसी चीज की डिमांड थोड़ी सी सरकार के दिमाग में लाओ। फार्मर की तरफ से जब बात आती है ना, तो वह बात दूर तक लग जाती है। तो हाँ कुछ, हाँ जहाँ आपने नीम की 1 किलो डाल ली, इसकी थोड़ी 1.25 किलो डाल ली, और 1.5 किलो। एक चीज और बताऊं, ये नुकसान नहीं देता, चाहे 4 किलो भी डाल दो, नुकसान नहीं देगा, जलाएगा नहीं, कोई नुकसान नहीं देगा। तो मैं डॉक्टर साहब ने आपको विस्तार में बताया कि जैसे अभी हमारे साथ आप लोग बात कर रहे थे पहले कि इसमें ये कीड़ा लगा हुआ है। डॉक्टर साहब ने बड़ा विस्तार से सारी चीज़ें बताई हुई हैं, पूरे चारे की फसल के लिए और आपकी जो अपनी फसल है उसके लिए भी बताया हुआ है। इसके बाद भी अगर किसी के दिमाग में और भी कोई चीज़ प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है कि कोई कीड़ा होगा, भी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आप लोग। हाँ, कुछ किसान भाइयों का था कि हमारा टोल फ्री नंबर क्या है। हमारा HAU का, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का टोल फ्री नंबर सब लिख लो, चाहो तो बोर्ड पे लिख दो, और आप बल्कि एक बोर्ड बनवा लो, हैं जी। इसका तो प्रचार वैसे ही हो जाएगा, टोल फ्री नंबर CCSHAU हिसार का, ये लिख लो जी, 1800 180 3001, 3 और 3 ही 0 और 1 जी सर। तो ये तो नंबर हो गया हमारा HAU का जी। हाँ, किसान सेवा केंद्र। हाँ जी। और एक दूसरा नंबर है हमारा करनाल का जी, जैसे हमारा एक उचानी में करनाल स्टेशन है, वहाँ का भी नंबर है, वो है 1800 180 और 1184। ये नंबर है हमारा रीजनल स्टेशन उचानी करनाल का। यहाँ भी ये सेवा मिलती है 3 दिन, और 3 दिन ही इस पे मिलती है, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे किसान भाइयों ने काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त की आपसे, और हम सारे किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि कभी भी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा टोल फ्री नंबर ये है, वहाँ डायरेक्ट कर सकते हो, या किसी को और कोई हमारे थ्रू भी बात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी चारे का प्रोग्राम रहता है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने अपना बहुमूल्य टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया किसान भाइयों के रूबरू होने का, और हमारा सौभाग्य है हमारे किसान भाई हमें मिले, हमारी बात सुनी, और आप इस माध्यम को बनाते रखें और बनाए रखें। हमें आप जितनी बार बुलाओगे, जब भी बुलाओगे, हम आने। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बुलाया। अच्छा किसान, मेन फसल जो है आपकी बरसीम और जई, इसके प्रबंधन के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हो? वैसे तो डॉक्टर साहब ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। बरसीम और जई के बारे में कुछ, किसमें कितना बीज चाहिए, क्या चाहिए, अगर आप चाहते हैं कोई पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। 8 एक है HC 260, ये सारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की हैं।
एक किस्म है HJ513 जो बहुत ही बढ़िया किस्म है। इसके अलावा एक है HJ541 जो अभी हरियाणा सरकार को यूनिवर्सिटी ने अनुमोदन के लिए भेज रखा है। उसका केस जैसे ही वो आ जाएगा अगले साल से आपको बीज मिलना शुरू हो जाएगा। वो 12-13 फुट तक बढ़ जाती है, आप हैरान होंगे सुन के, इतनी लंबी बढ़ती है वो। चारा भी बहुत ज्यादा 700-750 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चारा का उत्पादन है उसका। नहीं, आप अगले साल से बीज मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी सोइंग टाइम जो बिजाई का समय है उसके बारे में जो है, जो गर्मियों की फसल है वो तो आप मार्च अप्रैल में बोए, और जो मानसून की खरीफ की फसल है वो आप जून जुलाई में बोए, इससे पैदावार अच्छी मिलेगी। बाकी जहां तक बीज का है, ज्वार का बीज प्रति एकड़ 20 से 24 किलोग्राम प्रयोग करें, जबकि स्वीट सूडान घास या स्वीट सूडान ज्वार बोलते हैं उसका 12 से 14 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करें। और बिजाई का तरीका क्या है, 1-1 फुट के ऊपर लाइनें में बोएं, वैसे छिट्टा ना दें, लाइनों के अंदर बोएं। एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला 1 फुट होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और जहां तक खाद का सवाल है, इसके अंदर 75 किलो नाइट्रोजन, 50 नाइट्रोजन, इसका डबल कर लो वो यूरिया बन जाएगा। 40% होता है यूरिया में हाँ, तो 75 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है प्रति हेक्टेयर। 50 किलो नाइट्रोजन तो आप बिजाई के समय नीचे डाल दें, 25 किलो जो है वो पहले पानी के बाद डालें, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी सिंचाई। जहां तक सिंचाई का प्रबंध है, मार्च अप्रैल में जो समर सीजन में बोई गई है फसल, उसको 15 से 20 दिन के अंतर पे 3 या 4 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है। जबकि जो बरसात के मौसम में बोई गई है ज्वार की फसल, उसको कभी तो जरूरत नहीं पड़ती अगर बरसात अच्छी हो जाती है, और जरूरत पड़ती है तो 1 या 2 सिंचाई में काम चल जाता है। हाँ, उसके बाद निराई गुड़ाई का प्रश्न है। आप पहली सिंचाई के बाद 30-35 दिन के बाद, उसके बाद जब वत्तर आए तो कसोले से उसकी निराई गुड़ाई कर दें, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाए। क्योंकि खरपतवार नीचे से हमारी नमी भी लेते हैं और खाद भी लेते हैं, उनका सफाया करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बारिश के मौसम में वैसे भी खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और दूसरा रासायनिक तरीका भी है इसका खरपतवार नियंत्रण का। एट्राजिन नाम की दवाई आती है, आप 200 ग्राम दवाई लेके 200 लीटर पानी में मिला के उसका स्प्रे करें, उगने से पहले, ज्वार उगने से पहले और बिजाई के बाद, प्री इमरजेंस बोलते हैं उसको। बहुत तो दिया आपने, उसके 7 दिन के अंदर अंदर बिजाई के बाद उसकी स्प्रे करनी है। 200 ग्राम एट्राजिन, 200 लीटर पानी, उसका स्प्रे कर देनी। खरपतवार बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आएंगे नहीं उसमें, ठीक। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि चारा की कटाई कब करनी है। अगर आपने एक ही कट के लिए चारा के लिए बोई है, एक कट लेना है आपने सिर्फ, जैसे दूसरी वैरायटी है स्वीट सूडान घास तो 3 से 4 कटाइयां देती है ना, इसके अंदर पहला स्वीट सूडान घास में पहला कट लेना है 50 से 55 दिन बाद सोइंग के, बिजाई के। उसके बाद हर महीने के बाद 1-1 कट लेना है, 3 से 4 कटाइयां मिल जाती हैं इसमें। और जो एक कट के लिए बोई है उसको बूट स्टेज पे काटना है। बूट स्टेज क्या होती है, जो पौधे का सबसे ऊपर वाला पत्ता होता है ना, सबसे चौड़ा होता है वो ज्यादा, उसके अंदर जो फंसा हुआ होता है ना सिट्टा, उस टाइम वो करते हैं कटाई। 70 से 75 दिन के ऊपर ही आ जाती है बूट स्टेज, उस टाइम इसको काटना चाहिए, एक कट के लिए लेनी है तो। और पैदावार जो है आपकी ज्वार से 600 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। अब ज्वार के बारे में कुछ पूछना है तो पूछो। बारिश के टाइम में, जून जुलाई के महीने, गर्मियों में नहीं उसको बोलते, जून जुलाई के महीने में इसका जो बीज की मात्रा है वो ज्वार से आधी है। ज्वार में 50 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर है, इसमें 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर है, ठीक, आधी मात्रा है ज्वार से इसकी। ये 25 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर तक दे सकते हो लाइन से लाइन का फासला, 30 सेंटीमीटर, थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो, 1 फुट तो जरूरी है। बाकी खाद जो है इसमें वही पड़ती है जो ज्वार में पड़ती है, 50 किलो नाइट्रोजन बिजाई से पहले और 25 केजी नाइट्रोजन पानी के बाद, पहले पानी के बाद। और निराई गुड़ाई बीच में वही है। सिंचाई जो है बारिश होती है मानसून सीजन में, अधिकतर तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती सिंचाई की। अगर बारिश कम हुई हो और पानी की उपलब्धता हो तो 1 या 2 सिंचाइयों में काम चल जाता है, ठीक है। और निराई गुड़ाई जैसे उसमें बताया, इसमें भी एट्राजिन दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है चारे की अवेलेबिलिटी 1 कट ही मिलेगा इसमें आपको, 2 कट नहीं मिलेगा, 1 कट मिलेगा आपको। वो भी तब मिलेगा जब वो सिल्की स्टेज पे होगी, जब वो छिट्टे में से रेशम जैसे धागे से निकलने लग जाएंगे तब होगी। और पैदावार जो है
इसकी पैदावार 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है ना, इसकी चारे की 140 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी चारे की पैदावार है। फुटाव बहुत बढ़िया होता है। हाँ, फुटाव बहुत बढ़िया। हमारे फार्म पे भी नहीं चल रहा आजकल ट्रायल, मक्खी पे काम नहीं हो रहा, ये तो पैकेज प्रैक्टिस में इंक्लूड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, हमारे पास नहीं है, एक्चुअली में नहीं है ऐसा, मक्खी पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है। एक्चुअली जो मक्खी की नीचे तो ज्वारी की तरह है यार, ऊपर ये बाजरा के चारे से इसका चारा ज्यादा पौष्टिक भी होता है और उपज भी ज्यादा है इसकी। बाकी अगली फसल में बात करूंगा कि बाजरा को भी चारे के लिए कई लोग बोते हैं, इसमें धोरिन की मात्रा कम होती है, HCN जिसको बोलते हैं या प्रोसिक एसिड बोलते हैं, ये पशुओं को नुकसान नहीं करता। क्योंकि ज्वार अगर आपने जो है ना मार्च अप्रैल में बो दी, उसमें पानी की कमी हुई तो HCN ज्यादा हो जाएगा, धोरिन बोलते हैं उसको, अफारा हो जाता है पशुओं में, वो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो इसलिए जो है ना मार्च अप्रैल में आप बाजरा बोए अगर चारे के लिए तो वो बहुत अच्छा है। हाँ, दो इसके लिए किस्में जो है दूसरी पीढ़ी का बीज लो आप बाजरे का, चाहे घर का ले लो कहीं का ले, हाइब्रिड नया खरीदने की जरूरत नहीं है इसके लिए। वैरायटीज की है, एक 4 नंबर HC4, HC10, हाँ 20 भी है, और HHB 67 हाइब्रिड है, HHB 94, ये कुछ हाइब्रिड भी है, सिंथेटिक कंपोजिट वैरायटी भी है। इनका दूसरी पीढ़ी का बीज मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पैदावार में चारे में कोई दिक्कत नहीं आती। और इसका जो है 1 फुट लाइन से लाइन का फासला 1 फुट रखे। बिजाई का समय आपको मैंने बता ही दिया, मार्च अप्रैल गर्मियों के लिए और जून जुलाई बारिशों के मौसम में। और बीज की मात्रा इसकी है डबल है, जो वैसे आप बीज के लिए तैयार करते हैं ना बाजरा, उससे दुगनी 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर है इसकी बीज की मात्रा की जो चाहिए हमें। सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि हमारी खुद की सेहत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जब जमीन की सेहत खराब हो रही है तो हम कहाँ जाएं, कैसे उसको मतलब संवारें, इस पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। कैसे खराब हो रही है जमीन की सेहत के, हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम है, हम ज़्यादा फसलें लेने लगे और उससे जो न्यूट्रिएंट हैं, जो उनका खाना है पौधों का, वो जमीन से लेते रहते हैं और उतना हम डाल नहीं रहे, तो क्या सिचुएशन आ जाती है अल्टीमेटली भी वो पैदावार इतनी कम हो जाती है, उसका हम कैसे मतलब प्रबंध करें, कैसे जमीन की सेहत को बनाएं, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। एक तो जैसे हम बड़ा कैजुअल हो गया आजकल, पहले हमारी जनरेशन में छोटे थे हम गाँव में तो खड्डा खोद के और सारा हम अपना जितना पशुओं का वो होता था उसमें डालते, उसमें और भी वेस्ट डालते रहते थे और वो मतलब बहुत बढ़िया हमारा खाद तैयार होता था। लेकिन आजकल हम इतने कैजुअल हो गए कि उठाया गोबर, कुछ तो उपले बना लिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गए तो 50% तो हम वैसे ही फूंक देते हैं उसको, उसका कोई उस रूप में यूज नहीं हो रहा मतलब। और जो 50% बना उसको अपने रोड साइड पे डाला है, बारिश हो तो जितने उसमें तत्व हैं वो गुड़ के सारे बाहर चले गए। उससे 2 नुकसान हो गए, एक तो हमारा जो खाद बढ़िया बनना चाहिए था वो घटिया हो गया और दूसरा जो हमारा पानी है वो पॉल्यूट हो गया। तो हम बड़ा कैजुअल ले रहे हैं इस चीज को, ये बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब हटके हमने दोबारा से मतलब, क्योंकि जमीन तो कम होती जा रही है और जितनी भी है इसी की सेहत को हमने मतलब ठीक बना के चलना है। तो एक तो हमारा तरीका थोड़ा सा बदलो खाद का, कि भाई जब भी हम खाद बनाते हैं जितना भी वेस्ट है घर का वो है वो अपना खड़ा खोद के उसी में डालो सारा का सारा, और उसको फिर थोड़ा सा जमीन से ऊंचे लाके बंद कर दो 1-2 महीने के लिए, ताकि कोई बारिश बुरिश भी आए तो वो पानी में बह के ना जाए उसके साथ, है जी। दूसरा, आजकल कटाई वटाई चाहे वो धान की हो चाहे वो गेहूं की हो कंबाइन से होने लगी। तो हम क्या करते हैं, लेबर ओरिएंटेड काम है, लेबर मिलती नहीं या महंगी है, हम उसको आग लगा देते हैं जो भी वेस्ट बनता है। मतलब ये बड़ा फैटल है हमारे लिए। एक तो जितने भी जीवाणु हैं हमारे जमीन के अंदर वो सारे जल जाते हैं उसमें,
100% जो जीवाणु जो खाद ने ठीक बनाओ, जमीन की सेहत ने ठीक बनाओ, वो सारे के सारे हम आग लगा के नष्ट कर देते हैं। तो कृपया करके कोशिश ये करो कि भाई हम आग ना लगाएं। और खासकर जैसे गेहूं का तो बहुत ज़्यादा नहीं बचता, क्योंकि आजकल रीपर आ रहा है, उससे हम बना लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत बचता है, कोई फसल हमने लगानी है, तो उसको उसमें बा के थोड़ा सा यूरिया डाल दो उसमें 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से, तो वो फटाफट गल जाएगा। मतलब वो जो 2 महीने में गलेगा, वो 15 दिन में गल के आपका खाद बन जाएगा। यूरिया उसमें अगर डाल देंगे तो बहुत जल्दी उसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी। थोड़ा सा धान में हमारा ज़्यादा निकलता है, तो उसका हम ये कर सकते हैं, हमारे पास एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है कंपोस्टिंग की, कि भाई हम एक जगह उसको इकट्ठा करके उसको यूरिया के घोल में भिगो के, और एक हमारा वो भी आता है, फंगस भी आता है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से जो है ना आती है वो फंजाई, वो अगर डाल के तो 4 महीने के अंदर हमारा इतना बढ़िया खाद हो जाएगा। और उसको बेशक ग्राउंड के ऊपर ढक के थोड़ा पानी पूनी उसमें डालते रहो, और थोड़ा यूरिया के घोल में डबो के उसको लगा दो, तो 4 महीने में बहुत बढ़िया खाद हो जाएगा। और जितने भी हम ऑर्गेनिक खाद वापस डालते हैं, उन के द्वारा हम जितना भी डीएपी का है या पोटेशियम का है या माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, वो सारे खाद हम वापस ले आते हैं अपने खेत में। नाइट्रोजन तो उतनी मिलती नहीं, नाइट्रोजन यूरिया तो हमने डालना पड़ेगा उसमें, लेकिन बाकी जितने खाद हैं, क्योंकि आजकल सरकार ने क्या कर दिया, डीकंट्रोल कर दिया, हमारा 100% डीएपी और 100% पोटेशियम इंपोर्ट होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो रॉक फास्फेट है जिससे हम डीएपी खाद बनाते हैं, वो बहुत पुअर क्वालिटी का है, तो हम कोई डीएपी अपना नहीं बना रहे। 100% डीएपी 100% पोटैश वो हम बाहर से मंगा रहे, और सरकार ने डीकंट्रोल करके ऐसा कर दिया कि भाई किसानों की कमर तोड़ दी। 1300-1400 का डीएपी का कट्टा हो रहा होगा, तो हम उसको बचा सकते हैं अपना कंपोस्ट तैयार करके, गोबर का खाद तैयार करके, या और भी जो हमारा वेस्ट है, पत्ते गिरते हैं या गेहूं का है, जितना भी है, तो और खादों को, नाइट्रोजन तो यूरिया तो हमने डालना पड़ेगा, बाकी सबको हम बचा सकते हैं। हमारी जमीन की सेहत भी उससे बढ़िया हो जाएगी। और डॉक्टर साहब एग्रोनॉमिक हैं, जो क्या कौन सी फसल कब बोनी, क्या करनी, वो उस बारे में बताया। उससे पहले आपको कीट विज्ञान के डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने आपको सारा चीज डिटेल बताया हुआ है। एक हमारे डॉक्टर अभी आए हुए हैं जो वेटरनरी पशुओं के बारे में, उससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि अगर कोई तकलीफ आपको आ रही है, कोई पशु है आपका दूध कम दे रहा है, या किसी का मतलब डिफॉर्मिटी है, कोई थन छोटा बड़ा जैसा भी है, तो ये वेटरनरी डॉक्टर है। अभी ये अपना बैठे डॉक्टर साहब ये बता देंगे, तो फार्म हिसार है, तो उनको वहाँ अभी लगाया गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो ये आपको बताएंगे जो पशुओं में क्या आपको क्या कुछ कमी महसूस हो रही है, या कोई बीमारी है या कुछ है, तो उसके बारे में डिटेल में डॉक्टर साहब बताएंगे। धन्यवाद सर। अभी आपको काफ़ी तक तो सर ने बता ही दिया है कि फॉडर जो चारा है, चारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर 60% जो हम उससे उत्पादन लेते हैं एनिमल से, वो चारे पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा चारा देंगे एनिमल्स को, जानवर को अपने, तो वो अच्छा दूध देगा, अच्छा उसका प्रोडक्शन आएगा। तो अभी तो सर ने आपको काफ़ी कुछ बता ही दिया है कि आप किस तरह से अच्छा चारा पैदा करें और अच्छा आपके जानवर ज़्यादा दूध दें। इसके अलावा अगर आपको और कोई बीमारी लगती है कि उनमें कोई अलग से कोई ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं या और कोई ऐसी कोई बात है, तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। कोई आपको कोई क्वेश्चन हो? दूध सही आ रहा है। देखो दूध जब ये थनैला बीमारी होती है, तो सुनो, जो थनैला आता है जरूरी नहीं कि वो चारों थनों में ही आए, हो सकता है एक थन में आए, एक थन में है, और वो डिपेंड करता हो सकता है कि वो धीरे धीरे करके वो आगे में फैल सकता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, आप एक तो उसका दूध निकाल के देखें, कपड़ा ले लें, छन्ना जो कपड़ा होता है, उसके ऊपर एक कप ले लें, चाहे ग्लास ले लें, उसमें लगा लें, उसके ऊपर छानें, तो उसमें अगर फ्लेक्स आते हैं, फ्लेक्स मतलब ये कि
थोड़ा दाने दाने से गाढ़ आता है, उसके ऊपर कुछ कपड़े के ऊपर कुछ रहना नहीं चाहिए, वो नहीं आता है। तो ये भी हो सकता है अभी जो बीमारी है ये अभी शुरुआती दौर में है बीमारी अपने फैला। अभी आप उसकी केयर करें, जो आपके आसपास कोई डॉक्टर है उसे दिखाएं, उसका ट्रीटमेंट लें, तो वो बीमारी आगे नहीं फैलेगी। नहीं तो आपको एक करके सारे संग खराब हो जाएंगे। कितने दिनों से है? 10-15 दिन से। तो अभी मतलब हाल ही है बहुत ज्यादा खा लेगा और ये फराक कर देता है बरसीम जो। तो एक तो जब भी खाली पेट उसे हरा चारा ना दो, पहले उसे सूखा कुछ चारा दे दो, तूड़ी डाल दो फिर, और इसके बाद में अगर जब हरा चारा देता है उसके बाद पानी नहीं देना। जब ये चर के आए जानवर तो उसे पानी ही मत दो, आप पानी पीने थोड़ी देर मत दो, बाद में पानी दे। हाँ, अफरा फिर नहीं। अच्छा किसान भाई, पशुओं के बारे में भी बातचीत हो गई और मिट्टी के बारे में बात हुई, कीट के बारे में बात हो गई, फसलों के बारे में बात हो गई। अब हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि हमने यहाँ क्या नया क्या किया हुआ है। ये तो आप हमेशा आते हुए देखा भाई, जई बो दी, बरसीम बो दी या दूसरा घास बो दिया। एक तो जो हमने नई चीज़ आपको बताई थी अजोला, शायद आपके लिए नई नहीं है, लगाई भी है, सब लोगों ने लगाया हुआ है, लेकिन जो भाई नए आए हैं तो उनके भी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये अजोला है जो पानी में पैदा होता है। जैसे आपने पानी में देखा होगा ना, काई होती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसको सिलेक्ट किया हुआ है।